स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं पावर जनरेशन सिनेरियो इन इंडिया के बारे में। तो कितनी पावर हम इंडिया में जनरेट कर रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेज का हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए, ठीक है, और कितना हमारे पास पोटेंशियल है, इंस्टॉल पोटेंशियल है सोर्सेज से। तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे पास हैं। तो पहला टाइप है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर सबसे पहले आता है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल है, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अंदर हम पढ़ेंगे पेट्रोल या फिर डीजल, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल गैस, ये सारे सोर्सेज मिला के फॉसिल फ्यूल के अंदर आते हैं। इसके अलावा वाटर पावर और एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर, एक और टाइप एनर्जी का सोर्स है हमारे पास, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अलावा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं, इंक्लूड करते हैं सन, विंड, वेस्ट टू एनर्जी, बायो एनर्जी, ओशन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड एनर्जी स्टोरेज के बारे में। पावर जनरेशन इन सब से मिला के होता है रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, किसी भी टाइप का सोर्स हो, ठीक है। तो हमारा जो इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन टारगेट है, ये है कि 40% जो पावर हम जनरेट कर रहे हैं, टोटल जनरेशन का 40% वो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से होना चाहिए, ठीक है। और एमिशन इंटेंसिटी कम होनी चाहिए जीडीपी के 33 से 35%, ठीक है, 2030 तक। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में कितनी है। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनती है 3,86,888 मेगावाट्स। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें थर्मल जनरेशन के फॉर्म में हमें थर्मल एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं 2,34,858 मेगावाट, जो कि टोटल पावर जनरेशन का 60.9% है। इसका मतलब नियर अबाउट 61% हम थर्मल के फॉर्म में, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में या थर्मल रिसोर्सेज के फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं, जिसके अंदर आता है कोल, लिग्नाइट, जिसको एक तरह से कोल भी मान सकते हैं, जो कि 52.6% प्लस 1.7%। इसके अलावा गैस जो कि 6.5% है, और डीजल जो कि सिर्फ 0.1% है, ठीक है। इसके बाद में अगला फॉर्म आता है हाइड्रो पावर का। हाइड्रो पावर को हम रिन्यूएबल के अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं, एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। तो ये हमारा टोटल जनरेशन का 12.1% है। और इसके अलावा न्यूक्लियर जो कि टोटल जनरेशन का 1.8% है। और लास्ट में हमारे पास आता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो सारे हैं जो हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर अभी देखे हैं, जो टोटल 25.2%। अब अगर हम इसके साथ में ऐड कर दें हाइड्रो जनरेशन की कैपेसिटी को, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को, तो फिर ये बन जाता है 37.3%। इट मीन्स नियर अबाउट हम 40% टारगेट को भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ये जो 40% है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए 25.2 रिन्यूएबल RES इस अकेले का। एक एक करके अलग अलग जो रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। तो इंडिया के अंदर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 40.1 गीगावाट। अगर देखा जाए इंडिया, क्योंकि इंडिया में सोलर अवेलेबिलिटी हमारे पास सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है, तो हम इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको हर जगह कहीं पे भी हम सोलर पैनल्स लगा दें। लैंड जो हम यूज़ कर रहे हैं फर्टाइल लैंड के ऊपर लगाते हैं, तो हम एक तरह से हम फर्टाइल लैंड को कम करते जा रहे हैं, फूड प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है वेस्ट लैंड का। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसने असेसमेंट किया है कि कंट्री का सोलर पोटेंशियल 748 गीगावाट है। अगर हम एज्यूम करते 3% वेस्ट लैंड एरिया को, सिर्फ वेस्ट लैंड एरिया के ऊपर ही हम सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करके हम अपना सोलर जो है पावर प्लांट बना सकते हैं। इस तरह से सिर्फ वेस्ट लैंड का ही हम यूज़ कर रहे हैं, फर्टाइल लैंड को हम लूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरे टाइप के सोर्स को देखते हैं विंड एनर्जी।
तो इंडिया जो है 4th हाईएस्ट विंड इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, जो कि बनता है 39.25 गीगावाट। ये जो डाटा आपके हमारे पास है ये 31 मार्च 2021 का है, डाटा रिलायबल है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डेटाबेस में से ही हमने लिया है। ओके, सो द जितना भी असेसमेंट है, कितना हमारे पास पोटेंशियल है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो हाइट है ग्राउंड लेवल से कितना मीटर की हाइट पे हम जो है हमारा स्ट्रक्चर जो है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर 100 मीटर हाइट पे हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास नियर अबाउट 302 गीगावाट पोटेंशियल विंड एनर्जी से हमें मिलता है। और अगर हम इसको 120 मीटर के पर इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो फिर हमारे पास पोटेंशियल बन जाता है 695.5 गीगावाट। अब देखा जाए तो हर स्टेट में तो विंड फ्लो बराबर नहीं है, लेकिन 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे विंड वेलोसिटी, विंड एनर्जी हमें सफिशिएंट मिलती है। तो ये स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो हम देखते हैं कि हमारे पास विंड एनर्जी का भी सफिशिएंट पोटेंशियल अवेलेबल है अगर हम उसको पूरी तरह से एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल हाइड्रो के बारे में। स्मॉल हाइड्रो और हाइड्रो पावर प्लांट बहुत इसमें डिफरेंस आता है इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर। तो इन इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट्स जो कि 25 मेगावाट या उससे कम की कैपेसिटी के हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं स्मॉल हाइड्रो फॉर्म में। उसके अंदर भी पार्ट्स आते हैं माइक्रो जो कि 100 किलोवाट या उससे कम कैपेसिटी का पावर प्लांट है। उसके बाद में मिनी जो 101 से किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी के हैं। और उसके बाद में स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो कि 2 से 25 मेगावाट तक के हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो 7,135 साइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे कि टोटल पोटेंशियल स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का बनता है 21,135.37 मेगावाट का। तो ये जो डाटा है ये आया है अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर IIT रुड़की से। तो ये स्कोप मेनली हम देखा जाए तो वाटर फ्लो का, हाइड्रो पावर का, ये हमें मिलता है हिली एरियाज में। तो हिली एरियाज के अंदर ये जो पोटेंशियल है स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का ये मिलेगा मैक्सिमम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड के स्टेट्स में। इसके अलावा इंडिया में कुछ और सूटेबल लोकेशंस हमें मिल सकती हैं जहाँ पे हिली एरियाज हैं। महाराष्ट्र में मिल सकती हैं, मध्य प्रदेश में हैं। तो ये 4 जो स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, ये नियर अबाउट हाफ पोटेंशियल हमें इनके अंदर अवेलेबल है पूरे कंट्री का स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट के लिए। अब नेक्स्ट टाइप के एनर्जी सोर्स के बारे में बात करते हैं जो कि वेस्ट किसी भी फॉर्म का हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो और अर्बन हो। इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी पेपर इंडस्ट्री हैं, फूड इंडस्ट्रीज, मीट इंडस्ट्रीज, इन सब के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद में जो वेस्ट जो बच जाता है, ये सब वेस्ट को ही हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी को रिकवर करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए कुछ एक प्रोसेसेस हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं। बायोमिथेनेशन, इंसिनरेशन मीन्स कंबशन, बर्निंग, उसके अलावा पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, इस टाइप से हम बायोगैस या सिनगैस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एक तरह से फ्यूल गैस के बराबर ही है। जैसे कि नेचुरल गैस है उसी टाइप से हम बायोगैस या सिनगैस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी का यूज़ हम आगे करेंगे पावर जनरेशन में, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया में है 0.2 गीगावाट। नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं बायो एनर्जी। सो बायो एनर्जी का बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में। अबाउट 32% जो टोटल प्राइमरी एनर्जी इंडिया में मिल रही है वो बायोमास से ही आ रही है। और मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। और इंडिया में अभी तक 10.1 गीगावाट जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बायो एनर्जी की। इतनी मतलब हम पावर इससे, एनर्जी हम इससे जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी, बायो एनर्जी जिनसे हमें मिल सकती है, तो इसमें हम देखते हैं बायोगैस, मतलब जो शुगर केन उसका जूस एक्सट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास बचता है। इसके बाद में राइस हस्क, स्ट्रॉ, कॉटन स्टॉक, कोकोनट शेल, सोया हस्क, डी ऑयल केक, कॉफ़ी वेस्ट मीन्स मेनली देखिए जूट वेस्ट, ग्राउंडनट शेल्स मीन जो हमारा बायो प्रोडक्ट्स थे, जो कि हमारा फूड ग्रेन्स कितने तो हमारे इसमें प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर से ही हमें मिल रहा है। इसके अलावा कैटल डंग, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है बायोमास के लिए। अच्छा, इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड जो स्टडी थी उसके अकॉर्डिंग 750 मिलियन मेट्रिक टन्स
बायोमास हमें हर साल अवेलेबल होता है। स्टडी से हमें ये भी पता लगता है कि 230 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम जो एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हमारे पास आते हैं, उससे 28 गीगावाट पावर हम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में 14 गीगावाट एडिशनल पावर हम जनरेट कर सकते हैं बायोगैस के फॉर्म में, जो कि शुगर मिल के अंदर जो हम शुगर केन्स जो हैं, जो उसका हम जूस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पास जो बचता है रेजिड्यू जो बायोगैस है, उसी का ही हम यूज़ कर सकते हैं एज ए सोर्स, एज एनर्जी सोर्स। चलिए इसके बाद बात करते हैं ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी मतलब ओशन से जो हमें एनर्जी मिल रही है, टाइडल, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो ये हम देख सकते हैं कि इंडिया के पास कितना एरिया है जहाँ पर सी है, ओशन है। तो इसके बाद में एक स्टडी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई और इसके साथ में क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस, इन्होंने 2014 में जो है एक एस्टिमेशन किया था कि टाइडल पावर पोटेंशियल कितना इंडिया के अंदर अवेलेबल है। तो जो हमारे उस टाइम स्टडी में आया था 12,455 मेगावाट। अब देखा जाए तो ये एरियाज कोस्टल एरियाज हैं, जैसे कि गुजरात, उसके साथ में लगा जो कोस्टल एरिया है, उसके बाद में तमिलनाडु, और इसका काफ़ी स्कोप हमें मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये जो ओशन एनर्जी है ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा यूज़ अभी इसका नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह की एक और जो है एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल मिलता है जियोथर्मल से, जियोथर्मल एनर्जी से। ठीक है, मतलब जो हीट जो हमें अर्थ के अंदर, अर्थ के कोर में की तरफ जो मिलता जा रहा है, सरफेस टेम्परेचर देखिए और कोर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो डिफरेंस मिल रहा है, तो जो एनर्जी है, जो हीट है, यही बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो जियोथर्मल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे जो है इसके थ्रू जो है एस्टिमेशन लिया था 10 गीगावाट जियोथर्मल पावर पोटेंशियल हमारे पास अवेलेबल है। इसका हालांकि अभी यूज़ कम है, लेकिन पोटेंशियल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। ये रिन्यूएबल सोर्स है, न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। नेक्स्ट इसी टाइप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट आता है एनर्जी स्टोरेज का। एनर्जी को स्टोर कहाँ करें अब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, विंड मिल्स हैं, इसमें कंटिन्यूसली तो हमें सेम एनर्जी नहीं मिलती है। अब सोलर पैनल है, डे टाइम में हमें एनर्जी दे रहा है, पावर जनरेशन मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, लेकिन नाइट में नहीं मिल रही है, वो भी थ्रू आउट डे जो है हमें सेम नहीं मिलती है। सिमिलरली विंड वेलोसिटी कम है, ज़्यादा है, उतनी एनर्जी यहाँ पे हमें विंड मिल से मिल रही है। तो इसके बाद में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एनर्जी स्टोरेज, प्रॉपर एंड एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज अवेलेबल है, तो हम उस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। डे टाइम में जैसे सोलर पैनल्स हमें एनर्जी दे रहे हैं, हम स्टोर करके उसको नाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। तो सिर्फ हमारे पावर जनरेशन, पावर स्टोरेज के अलावा पावर बैकअप प्रोवाइड करने के लिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसी स्टोरेज एलिमेंट से ही पावर ले रहे हैं। तो स्टोरेज एलिमेंट्स बैटरीज हो सकते हैं, सुपर कैपेसिटर्स हो सकते हैं। एक और लास्ट में हम बात करते हैं हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं हाइड्रोजन एनर्जी, बेसिकली कुछ चैलेंजेस हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हमें फ्रीली आइसोलेटेड फॉर्म में एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है, हमें इसे बनाना पड़ता है। वाटर के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू जो है वाटर को डिसोसिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर की एनर्जी भी कंज्यूम होती है। लेकिन देखा जाए तो हाइड्रोजन जो एक फ्यूल है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट, क्लीन टाइप का जो फ्यूल है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस में। हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कर सकते हैं हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबशन इंजन्स, जैसे कि हम सीएनजी नेचुरल गैस बेस्ड जो इंजन्स का यूज़ कर रहे हैं, उसी टाइप से हाइड्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाले फ्यूल सेल एक और बहुत ही जो है प्रोमिसिंग एमर्जिंग फील्ड है, जो कि हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी यूज़ कर रहा है। तो इसके ऊपर देखिए तो बहुत रिसर्च इसके ऊपर चल रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सब लोग मिलकर इसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। और मे बी इन फ्यूचर इंटरनल कंबशन इंजन्स बहुत ज़्यादा कॉमन होने वाले हैं। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, मिनी बसेस सब हाइड्रोजन फ्यूल से ही चलने वाली हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेशन इनका स्टार्ट हो गया है, टेस्ट रन भी इनका स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट डेवलपमेंट स्टेजेस में ही है। और कुछ टाइम में तो रेलवेज में भी जो है फ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड रेलवे लोकोमोटिव्स वो भी आने वाले हैं। तो ये सब हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि हमारे ओल्ड कन्वेंशनल मेथड्स जो हैं, सोर्सेज हैं, उनको रिप्लेस करेंगे। रिन्यूएबल हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, कार्बन न्यूट्रल हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।